प्रिय छात्र छात्राओं, आपका फिर से स्वागत है इस क्लास में, जो कि एमए उत्तरार्ध के 5वें प्रश्न पत्र साहित्यिक निबंध के बारे में हो रही है। हम साहित्यिक निबंध का अध्ययन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कर रहे हैं। तो साहित्यिक निबंध क्या होते हैं वो पूरी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम निबंध के बारे में जान लें। इसलिए कल मैंने निबंध शब्द का अर्थ, उसका व्युत्पत्ति और इसके बारे में चर्चा की थी कि कैसे उसकी व्युत्पत्ति हुई, कैसे उसका अर्थ हुआ। आज चर्चा इस विषय पर करेंगे कि निबंध को किस रूप में हम देखते हैं। निबंध के साथ साथ एक शब्द और आता है जो इंग्लिश का है, और उसी के संदर्भ में आज निबंध को देखा जाता है। तो हम उसके साथ जोड़ते हुए ही इस निबंध शब्द पे चर्चा करेंगे कि असल में निबंध और ऐसे क्या एक ही चीज़ है या कहीं कोई थोड़ा बहुत अंतर है। यदि हम निबंध को लें तो किस शब्द के निकट रखें। हम जानते हैं कि निबंध का आधुनिक रूप जो हिंदी में चल रहा है वह अधिकांशतः पाश्चात्य ही है। पाश्चात्य प्रभाव से निश्चित रूप से प्रभावित है, अतः इसे ऐसे के पर्याय के रूप में ही देखा जाता है। अतः निबंध को आज हम ऐसे के पर्याय के रूप में ही देखते हैं। तो ये विचार करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है फिर कि ऐसे के पर्याय के रूप में यदि हम इसको देखते हैं तो फिर ये ऐसे क्या है इंग्लिश का, या इस ऐसे का क्या अर्थ है कि हम निबंध को इसके पर्याय के रूप में लेते हैं हिंदी में। तो इसलिए इस शब्द पर चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे एक लैटिन शब्द, ऐसे तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन ऐसे किस शब्द से निकला है। ऐसे एक लैटिन शब्द एगजियर नामक जो शब्द है उससे निकला है, ऐसा माना जाता है। तथा एक और शब्द मिलता जुलता है इसी से, वो है फ्रेंच शब्द जिसे हम एसाई कहते हैं। एसाई तो दो शब्द हैं, एग्जियर जो कि लैटिन है, एसाई जो कि फ्रेंच है। इन दो शब्दों से निकला है ऐसा आज हमारी मान्यताएं हैं। तो फिर हमें ये जानना होगा कि लैटिन का जो एग्जियर है उसका क्या अर्थ निकलता है, फ्रेंच का जो एसाई है उसका क्या अर्थ निकलता है। यहाँ फ्रेंच में एसाई जो शब्द है उसका अर्थ निकलता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। जबकि लैटिन में जो एग्जियर या एग्जियम जो शब्द है उसका अर्थ निकलता है परखना या मूल्यांकन करना, परखना या मूल्यांकन करना। अब देखिए दोनों में क्या हो गया। फ्रेंच शब्द का अर्थ तो क्या निकल रहा है, प्रयत्न करना, और लैटिन शब्द का क्या अर्थ निकलना है, परखना, अर्थ परखना या मूल्यांकन करना। तो अब हम निबंध शब्द को इनके साथ जोड़ करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो निबंध का अर्थ हम आज देख रहे हैं वो लैटिन का जो एग्जियर या एग्जियम शब्द है उसके ज़्यादा निकट पड़ता है। तो ऐसे भी हम एग्जियर के पास देखते हैं, तो निबंध भी हम एग्जियर के पास देखते हैं जिसका अर्थ होता है परखना या मूल्यांकन करना। तो इन दोनों में से कोई भी एक अर्थ, और इसी तरह से हम परखना तो है ही, निकट ला करके परखना, अपने आसपास की वस्तुओं को परखना, उनको निकट लाना, एकत्रित करना और व्यवस्थित करना। तो अब एक चीज़ आती है कि जब इतना समझा है, हालांकि सब परिभाषाएं हम पढ़ेंगे उसके बाद ही पूरी तरह से निबंध का स्वरूप निखर करके आता है, लेकिन एक हल्की सी चर्चा हम निबंध के स्वरूप पे यहाँ कर लेते हैं कि निबंध का स्वरूप कैसा हो सकता है। तो निबंध के स्वरूप को समझने के लिए हमें कुछ पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को जानना होगा।
उसके बाद ही निबंध की विशेषताएं या उसका स्वरूप निखर करके हमारे सामने आता है। लेकिन एक बात आप जान ले, मैं समस्त परिभाषाओं को यहाँ आपके सामने नहीं बताऊंगा, बल्कि कुछ ऐसी परिभाषाएं जो कि साहित्यिक निबंधों के निकट रहती हैं उनको पहले निबंध के बारे में जानते समय बताऊंगा, और साहित्यिक निबंधों की परिभाषा जब साहित्यिक निबंध या ललित निबंध के विषय पर बात शुरू करेंगे तो उस समय उस पर चर्चा होगी कि किन लोगों ने साहित्यिक निबंध या ललित निबंध किसे कहा है। तो यहाँ कुछ विद्वानों की परिभाषाएं में जानने, सबसे पहले हम आधुनिक निबंध के जन्मदाता जिसको माना जाता है, ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है जो अक्सर प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है कि आधुनिक निबंध का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो ये है माइकेल द मॉन्टेन। माइकेल द मॉन्टेन ये 1533 से लेके 1992 के बीच में इस दुनिया में रहे और इन्होंने आधुनिक निबंध के बारे में हमको बहुत कुछ बताया। इनके निबंध किस नाम से जाने जाते हैं? इनके निबंध एसाई नाम से जाने जाते हैं। इनके निबंध एसाई नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने निबंध के बारे में क्या कहा? निबंध तो बहुत से लिखे, लेकिन इसमें के साथ साथ निबंध के बारे में ये क्या कहते हैं, क्या कहा, वो भी देखना हमारे लिए जरूरी है। इन्होंने निबंध को विचारों, उद्धरणों तथा कथाओं का मिश्रण बताते हुए स्पष्ट किया है कि इन्होंने निबंध को विचारों, उद्धरणों तथा कथाओं का मिश्रण बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह मेरी भावनाएं हैं, यह मेरी भावनाएं हैं। इनके द्वारा मैं किसी सत्य का अन्वेषण का दावा नहीं करता। मैं इनके द्वारा किसी सत्य का अन्वेषण का दावा नहीं करता। इनके द्वारा मैं अपने को पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूँ। क्या मतलब निकलता है इस परिभाषा से? क्या बताते हैं? विचार हैं, उद्धरण हैं और कहानियां हैं, अर्थात कथाएं, घटनाक्रम है। उनके मिश्रण को बताया कि निबंध के तत्व होते हैं, निबंध के अंदर होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इन चीज़ों के प्रति ये मेरी भावनाएं हैं। मैं इन भावनाओं के आपके सामने प्रकटीकरण के दौरान यह दावा नहीं करूँगा कभी भी कि ये कोई मैं सत्य का अन्वेषण कर रहा हूँ, बल्कि यह तो मेरा एक प्रयास है जिसके माध्यम से मैं अपने को अपने पाठकों के समक्ष अर्पित कर रहा हूँ। तो लेखक या निबंधकार अपने आप को इन विचारों के माध्यम से दूसरों तक अर्पित करता है, पहुँचाता है। ये नहीं कहता लेखक मॉन्टेन कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सत्य है या मैं आपको सत्य की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास जरूर है। हालांकि मॉन्टेन ने जो ये विचार रखे, इससे निबंध की परिभाषा तो स्पष्ट पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन निबंध का एक स्वरूप क्या हो सकता है उसकी तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते नजर आते हैं। इसके बाद हम कुछ परिभाषाएं लेंगे, कुछ 2-4 पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं और कुछ जो भारतीय हैं 1-2, उनकी परिभाषाओं को एक निबंध के तौर पे, ललित निबंध या साहित्यिक निबंध के तौर पे नहीं, निबंध के तौर पे हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे साहित्यिक निबंध के ऊपर आएंगे। यहाँ सबसे पहले मैं लूँगा, हालांकि बहुत से लेखकों ने परिभाषाएं लिखी है, जैसे सैमुअल जॉनसन, ऑन्सबर्ग, प्रिस्टले, बेकन, सेंतवे, हॉलवर्ड हिल और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इत्यादि इत्यादि, और साथ में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हमको निबंध की परिभाषा मिल जाती है। लेकिन मैं इनमें से प्रिस्टले की परिभाषा को लूँगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत निबंध, जिसे साहित्यिक निबंध भी कहते हैं, जिसे हम ललित निबंध भी कह सकते हैं, उसके निकट पड़ती है। हम इस परिभाषा के तहत भी उस परिभाषा को देख सकते हैं। ये कहते हैं
कि निबंध किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल आत्माभिव्यक्ति को कहते हैं। निबंध किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्चल आत्माभिव्यक्ति को कहते हैं। एक तो इसमें तत्व है आत्माभिव्यक्ति, दूसरा है मौलिक व्यक्तित्व और तीसरा है निश्चल। ये तीन चीजें मिलकर इस परिभाषा को हमारे सामने स्पष्ट करती हैं। वो कौन सी, वो तीन चीजें क्या है कि व्यक्तित्व मौलिक होना चाहिए। जो लेखक अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है वो विचार उसके कैसे होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए। वो विचार निश्चल होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छल या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। हालांकि बिना पूर्वाग्रह के कोई विचार बनता नहीं जल्दी से। और तीसरी चीज़, ये विचार जो कि आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं उनकी अभिव्यक्ति होते हैं, निबंध उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं और इन तीन चीज़ों को लेकर पृष्ठलेख ने हमारे सामने निबंध की परिभाषा को स्पष्ट किया है। फिर है हालवर्ड और हिल। हालवर्ड और हिल क्या कहते हैं वो देखिए। निबंध या साहित्यिक निबंध, ये दोनों को साथ लेके चलते हैं, अलग अलग लेके नहीं चल रहे हैं। निबंध या साहित्यिक निबंध किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना कि निबंध संक्षिप्त होता है, ऐसी बात इन्होंने नहीं मानी। निबंध या साहित्यिक निबंध किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप नहीं होता, कि अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न वस्तु विशेष के प्रति उत्पन्न प्रतिक्रियात्मक चित्र की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। कि कोई भी घटना यदि होती है तो उसके प्रति लेखक के मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका चित्र हम इसको मान सकते हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता वैयक्तिकता अथवा अहम की भावना का प्रकाशन है। तो यहाँ आकर के ये ललित निबंध के निकट आ जाता है, इसलिए मैंने इस परिभाषा को आपके सामने रखा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कि मैं परिभाषा को भी आपके सामने नहीं रखूँगा। फिर एक परिभाषा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है वो मैं लिखूँगा, यहाँ बताऊँगा आपको। हालांकि ये सीधी सीधी ललित निबंध से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है इसलिए हमें इसको खास तौर से ध्यान देना चाहिए, एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निबंध के बारे में क्या कहती है? निबंध किसी विषय विशेष अथवा किसी विषय के अंश पर लिखी गई साधारणतः विस्तार वाली रचना है जिसमें आरंभ में अपरिपूर्णता की भावना निहित रहती है। निबंध किस भावना से लेकर चला जाता है? अपरिपूर्णता। लेकिन अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिए होता है जिसकी परिधि सीमित होने पर भी शैली प्राय प्रौढ़ एवं परिमार्जित होती है। तो इन्होंने पुरानी परिभाषा को और नई परिभाषा को साथ जोड़ के देखा है। नए तत्व जो परिभाषा में लिख के लिए हैं निबंध की, उनको और पुराने वालों को साथ लेकर के, पुराने के लिए कहता है कि निबंध ये मानते थे कि अपूर्ण है, जबकि वर्तमान में क्या है, निबंध चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसकी रचना शैली क्या होती है? पूरी तरह से प्रौढ़ होती है, पूरी तरह से परिमार्जित होती है। तो ये तीन परिभाषाएं जो है वो हमारे ललित निबंधों के साथ जुड़ी, इसलिए मैंने निबंध की परिभाषा के अंतर्गत इनको लिया है। यदि आपको और भी कुछ जानना हो तो बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत मैं निबंध के बारे में जब पढ़ाता हूँ तो उसमें बताया गया, आप लोगों ने भी निबंध के अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ा होगा। ये सिर्फ शुरुआत है कि हम पहले निबंध के बारे में एक बार अपनी जो याददाश्त है उसको पुनः ताज़ा कर लें और उसके बाद साहित्यिक निबंधों पर, जो कि निबंधों का ही एक भेद है, उस पर आते हैं। अब कुछ हिंदी के जो निबंधकार हैं उन पर आते हैं हम। वो क्या कहते हैं, हिंदी के निबंधकार इस बारे में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आऊँगा इसमें
डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे पर, डॉक्टर लक्ष्मण कोतमीरे या डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे, ये ललित निबंध या अपने निबंध के बारे में क्या कहते हैं वो देखिए। निबंध एक साहित्यिक और ललित गद्य रचना है। ये पूरे निबंध को ही क्या मानते हैं, साहित्यिक रचना मानते हैं या फिर ललित रचना मानते हैं, और जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर, जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर के अपनी भाषा में, अपनी भाषा में अपने विचारों या अपने भावों की क्रिया या प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है कि वह कुछ काल के लिए प्रभावित होता रहे या विचार करता रहे। यहाँ भी दो तीन ही मुख्य तत्व हैं। पहला है कि निबंध को इन्होंने क्या माना है, साहित्यिक और ललित निबंध ही गद्य रचना ही माना है। फिर इसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होता है, ये दूसरी चीज़। तीसरी, वो अपनी भाषा में उस बात को या उस बात के प्रति अपने मन में जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई है उसको और पाठकों के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत करता है, इतने सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है, और यह उद्देश्य लेकर के करता है कि वह उस पाठक की मनोवृत्तियों को बहुत लंबे समय तक नहीं तो कुछ समय तक के लिए प्रभावित करता रहे। ये बात आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। अब एक क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक जो है वो लेखक हुए हैं, इन्होंने भी व्यक्तिगत निबंधों के साथ साथ ही इस तरह की परिभाषा लिखी है कि निबंध गद्य काव्य की वह विधा है, निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावनात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। यहाँ भी दो तीन चीज़ें प्रमुख है। ये एक तो विधा माना है, सीमित आकार का माना है, और लेखक जो जगत है विविध रूपा उसका, उसके प्रति अपनी जो भावनाएं हैं, जो उसने अनुभव किए हैं, उनकी विचारात्मक या भावात्मक प्रतिक्रियाएं जो है वो निबंध के माध्यम से प्रकट करता है। ये कहना है सुमन और मलिक का। एक संयुक्त परिभाषा जो है वो प्रभाकर माचवे ने दी है, जिसने लगभग पूर्व में आए हुए समस्त निबंध के जो परिभाषाएं देने वाले लोग हैं, तत्व जो है, उनको शामिल करने की कोशिश की है। वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो है निबंध गुमंतु, कबायली तथा मायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। निबंध को क्या माना है, इन्होंने मानवीकरण कर दिया। परिभाषा में भी देखो, गद्य में भी एक मानवीकरण अलंकार, और वो भी खासतौर से वैचारिक जो परिभाषा उनको दी है उसमें लाए। तो इस परिभाषा की एक विशेषता है, बहुत बड़ी खासियत। निबंध गुमंतु, कबायली तथा यायावर प्रकट का चिर प्रवासी है, जो घूमता रहता है, लंबे समय तक घूमता ही रहता है। चिर प्रवासी साहित्यकार है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, जो घूमेगा वो पानी भी घाट घाट का पिएगा। कई सराय और होटलों में वह ठहरा है, तो घूमेगा तो जगह जगह जाएगा, ठहरेगा, ये भी हम जानते हैं। मगर उसका मंजिले मकसूद, मगर उसका मंजिले मकसूद, जिस मंजिल पे वो पहुंचना चाहता है, अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। लेकिन मंजिल मकसूद क्या है उसका? वो है खुद का आत्मकथन करना, अपनी जो अनुभूतियां हैं उनको दूसरे तक पहुंचाना, या निकटतर व्यक्ति को जो पत्र लिखे जाते हैं उन पत्रों के जैसा ही इसका रूप होता है। इसमें लेखक की रुचि अरुचि भी मिश्रित रहती है। ये भी ललित निबंध के निकट चली जाती है, साहित्यिक निबंध के निकट बात चली जाती है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। हालांकि ललित निबंध के निकट रामचंद्र
की परिभाषा, रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषा को मैं लेना चाहूँगा। और इनके और भी उन्होंने टुकड़ों में बहुत सी जगह बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने निबंध के बारे में कही है उसको परिभाषा के रूप में लेता हूँ। वो है शुद्ध विचारात्मक निबंधों का। इन्होंने सब प्रकार के निबंधों का नहीं, विचारात्मक निबंध जो हैं उनके बारे में कहा है। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों, विचार दबा दबा करके ठूंसे गए हों, और एक एक वाक्य किसी संबंध या किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। जिस विचार खंड को लेकर चलता है उनके प्रति विचार दबा दबा करके भरे गए हों, वहीं पर ये मानते हैं कि विचारात्मक जो निबंध है उनका उत्कर्ष कहा जा सकता है। एक अन्य स्थान पर जो ये कहते हैं, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये भी व्यक्तिगत निबंधों के निकट वहाँ कुछ जा रहे हैं। वो क्या है? एक अन्य स्थान पर शुक्ल जी कहते हैं, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगतता की विशेषता हो। उसमें व्यक्तित्व झलकता हो, छलकता हो। तो इस प्रकार से हमने बहुत सीमित रूप में निबंध की परिभाषाओं के बारे में जाना और एक स्वरूप जो उभर कर के आया उसके बारे में जाना। अब हम निबंधों की कुछ विशेषताएं जानेंगे। वो हम हमारा अगला जो व्याख्यान होगा, अपना जो प्रवचन होगा, या अपना जो ये मान लीजिए कि आपस में वार्ता होगी, उसमें हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमने निबंध का स्वरूप हल्के रूप में देखा, एक निकल करके थोड़ा सा आया, मॉन्टन की परिभाषा देखने के दौरान में हमने पाया, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे विद्वानों की निबंध की परिभाषाएं देखी जो धीरे धीरे हमें किसकी तरफ ले जाएगी? साहित्यिक निबंध के निकट जाती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि निबंध का स्वरूप क्या बनता है? निबंध का स्वरूप क्या होता है? संक्षेप में लिखिए। या जो विस्तार से पूछूंगा तो ये लिखूंगा कि निबंध के बारे में परिभाषाएं बताते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको उत्तर देना है। फिर एक प्रश्न कल बनेगा विशेषताओं पर, वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।